बार फिर माननीय श्री गणेश पांडे जी का अपने कॉलेज प्रांगण में स्वागत करता हूं। इनका स्वागत आप एक बार फिर से तालियों से करें। इसी क्रम में मैं अपने प्राचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दो शब्द अतिथि के बारे में हम लोगों को उनका संक्षिप्त परिचय दें। हेलो, आदरणीय सर, आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय शुक्ला जी, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी महान शख्सियत के साथ रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने गांव-गांव में संविधान के प्रति जागरूकता बनाने के लिए करीब 1200 गांव में लोगों की सभाएं आयोजित करके लोगों को जागरूक किया है। बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच में रहकर ये जानता नहीं कि वो बाज का बच्चा है, इसलिए वो अपने पंख फैलाता नहीं, और जिस दिन उसको मालूम पड़ जाता है कि वो बाज का बच्चा है और अपने पंखों को हिला लेता है तो वो असीम आसमान की ऊंचाइयां तय कर लेता है। ये संविधान हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए भावगंगा की कड़ियां आप तक प्रेषित की जाती हैं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि सर से बात हुई, मैं हम सब इससे जुड़े राजकिशोर सर, हरीश सर, सभी लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अचानक ही सर का कार्यक्रम बना। सर से निवेदन किया कि सर बच्चों के कोर्स सिलेबस में ह्यूमन वैल्यू का कोर्स भी है, उसकी भी तैयारी चल रही है और 2-3 दिनों में, 4 दिनों में उससे भी रिलेटेड लेक्चर्स के नियमित प्रसारण शुरू हो जाएंगे। मैंने सर के लिए कल एक रचना लिखी थी, मैं चाहता हूँ उसको शेयर करना। हनुमान की विस्मृत शक्तियों से ही तुम्हारी चेतना से विस्मृत हो गया है संविधान। हनुमान में की विस्मृत चेतना से ही तुम्हारी चेतना से विस्मृत हो गया है संविधान, जिसे गढ़ा था अद्भुत मनुष्यों ने तुम्हारे लिए। जब शामिल हो जाएगा तुम्हारी स्मृति में फिर से, जब शामिल हो जाएगा तुम्हारी स्मृति में फिर से, जब हो जाएगा इससे तुम्हारा आत्मसात, तब ये फूंक भर देगा नव चेतना की तुम्हारे अचेतन जिस्म में, बना देगा तुम्हें जीवंत, सक्रिय और सामर्थ्यवान। और अब जामवंत की मानिंद उठाया है यह बीड़ा किसी सहज सरल कर्मठ सहृदयी ने, जिन्होंने समझा ही नहीं संविधान को, वरन किया है आत्मसात और फिर संजोए भी नहीं रखा उसे दिल के किसी कोठरी में। अभी तो उन्होंने तो अपने होठों से निकलने वाले कंठ स्वरों को तब्दील कर दिया है ध्वनि तरंगों में, जो अनुनादित कर रहे हैं परिवेश के कण कण को और एहसास करा रहे हैं हमें, हम सबको हमारी शक्ति से, अनंत ऊर्जा से लवलेश कर। जामवंत की शक्तियों को याद दिलाने पर भी, जामवंत के शक्तियों की याद दिलाने पर भी यदि खड़े रह जाते हनुमान, जामवंत के शक्तियों की याद दिलाने के बाद भी यदि खड़े रह जाते हनुमान असमर्थता के भाव के साथ सागर के तट पर, तो ये दुर्भाग्य होता हनुमान के साथ इस संपूर्ण सृष्टि का। यदि खड़े हो जाते हनुमान तो ये दुर्भाग्य होता हनुमान के साथ संपूर्ण सृष्टि का, और तब औचित्यहीन हो जाता तुलसीदास का रामचरितमानस रचना भी, और तब औचित्यहीन हो जाता तुलसीदास का रामचरितमानस रचना। आपके संविधान की शक्ति और जामवंत ने जो शक्ति दी थी, अगर हनुमान उस दिन न करते तो कुछ भी नहीं होता, सीता भी नहीं आती, सब कहानी खत्म हो गई होती। इसलिए आप संविधान को जानिए और हनुमान और सब वो जामवंत की भूमिका में आपको जगाने आए हैं, जागिए। मैं रचना बता रहा हूं, औचित्य नहीं आता तुलसीदास का रामचरितमानस लिखना भी सागर के हर पड़ाव पर, सागर समय के हर पड़ाव पर समुद्र सी बाधाएं हैं, शक्तियों को विस्तृत कर बैठे हनुमान, जैसे आप हम सब हनुमान हैं और जामवंत भी। इसलिए जब संयोग हो ही गया है,
शक्तियों को भूले हनुमान का शक्तियों को जगाते जामवंत से तो शुरू हो जाने चाहिए प्रयास समुद्र से हद बाधा को पार करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सदगुरु परम श्रद्धेय सर को कि आज उनसे सुनिए और अपने विचार रखिए। और ये भाव गंगा के माध्यम से तो आपसे हमसे जुड़े ही रहेंगे, हर दिन एक कड़ी उनकी आती है। आज आप सबको लाइव सुनिए, अपने सामने सुनिए और देखिए कितना सुनहरा अवसर आपके जीवन का है। आदरणीय सर को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। थैंक यू सर। भाई आशुतोष जी, प्रधान जी, सभी शिक्षक बंधु, प्यारे बच्चों और जो भी कार्यकर्ता या कर्मचारीगण, इस विद्यालय में आना हमारे लिए हमेशा एक तीर्थ यात्रा रही है। कई बार आ चुका हूँ अलग अलग विभागों में, या कभी कभी सुखपाल जी के कार्यक्रमों में भी जब वो थे तो उनके अक्सर ही बुलाया करते थे, यथासंभव आया करता था। तो मेरे लिए होम कमिंग भी था और तीर्थ यात्रा भी रही है। आज आशुतोष जी के आग्रह पर आप लोगों से मिलकर बहुत ही, जैसे आपने गाना गाया और जो भाव आपने व्यक्त किए वही भाव मेरे भी हैं। आपसे मिल करके वही आह्लाद या विभोर मन की फीलिंग हो रही है। और जैसा बताया, मैं यहीं पास के आपके गांव गौरा पांडे में बोरा चोरा लेकर आम के पेड़ के नीचे से तख्ती लेकर स्कूल जाता था और बारिश में पानी में भी नंगे पाँव सब कुछ वहीं से जिंदगी शुरू हुई दर्जा 5 तक। लेकिन बड़ा भले हो गया, जिंदगी भर वही बच्चा, जिंदगी भर वही बच्चा मेरे अंदर जिंदा रहा और वो बड़ा नहीं हुआ, वो उतना ही बड़ा रह गया जितना बच्चा मानता, और उसी भाव से दुनिया देखता रहा। ये बात जरूर है कि मेरी माता जी की इच्छा होती थी कि काश बच्चा यहाँ कीचड़ और गंदगी और यहाँ से दूर, यहाँ से बाहर चला जाए, शहर में चला जाए, वहाँ नौकरी करने चला जाए। वह समय और वह अनुभव और उसके बाद पूरी दुनिया देखने का अनुभव, भारत भी और पूरी दुनिया। एक छोटी सी हाइकू बनी। हाइकू 3 लाइन की कविता होती है कि धरती की कीचड़ देख भागा, धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहां पहुंचा वहां आकाश में कीचड़ था। धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहां पहुंचा
वहाँ आकाश में कीचड़ था। इस पर ताली तो बजाइए। अब सोचिए कि कैसे कैसे आकाश में कीचड़ है। प्रदूषण का तो खैर एकदम साफ दिखता है। दुनिया के 10 सबसे टॉप मोस्ट जो पॉल्यूटेड टाउन्स हैं अभी दिसंबर जनवरी में स्टैटिस्टिक्स आई, उसमें 8 हिंदुस्तान के हैं। और सोशल मीडिया या मीडिया के द्वारा जो असत्य का पोल्यूशन फैल रहा है, लोभ का विज्ञापनों के द्वारा पोल्यूशन फैल रहा है, कितने तरह तरह के प्रदूषण। तो धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहाँ पहुंचा वहाँ आकाश में कीचड़ था। तो हमारी जो सबसे पहले मानव मूल्यों की आवश्यकता है वह तो है कि धरती की कीचड़ भी साफ किया जाए और आसमान की भी, आकाश की भी कीचड़ साफ किया जाए। तो ये बेसिक एक तरह से प्रियम्बल बन सकता है कीचड़ साफ करने का। कुछ चेंज करना है? कंटिन्यू थोड़ा सोच सकते हैं। मोबाइल ऑफ कर लीजिए, चलो हम भी साइलेंट मोड पे कर लेते हैं। और वैसे तो मैं आपके ज़्यादातर प्रश्नों पर चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें शुरुआत में कर लें। एक तो ह्यूमन वैल्यूज का जो कोर है, कहाँ से फ्लो करती हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लें, और थोड़ा संविधान पर चर्चा कर लें, क्योंकि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को संविधान जानना क्यों जरूरी है। ये 2 पर थोड़ी सी चर्चा मैं अपनी तरफ से करके फिर आपके सवालों का स्वागत करूंगा। आपकी जिंदगी के किसी विषय पर प्रश्न जो आपके मन में उमड़ घुमा रहे हों उसको पूछिए, प्रश्न पूछते रहिए। जितना उत्तर हम दे सकेंगे देंगे, नहीं तो बाद में सोच के दिया जाएगा। हम नहीं दे पाएंगे तो आशुतोष जी देंगे, प्रधान जी देंगे, या जिसको भी उसका उत्तर पर, या आप में से कोई और दूसरा उसका उत्तर देगा। लेकिन प्रश्न जो आपके मन में आए वो जरूर पूछना चाहिए। तो एक छोटी सी कविता मानव मूल्यों के कोर या इसेंस या कहां से फ्लो करती हैं उसके लिए। ईश्वर ने सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट हमको क्या दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। आप सब फार्मेसी के लोग हैं तो आप और आसानी से इसको समझ सकेंगे और इसका उत्तर दे सकेंगे कि ईश्वर ने वह सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। वैसे ही है जैसा कि ईश्वर ने बनाया था, सारे अंग प्रत्यंग बॉडी पार्ट्स वैसे ही हैं। हाँ, बड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन लगभग अनुपात वही है। तो वह सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। यह हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उसके पहले इंसिडेंटली एक सवाल मन में आ गया तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि शरीर के 2 अंग ऐसे हैं कि जो लगभग वही रहते हैं, उसके साइज में वो उस प्रोपोर्शन में ग्रोथ नहीं होती जिस प्रोपोर्शन में शरीर बड़ा होता है। हाँ बताओ। आंखें, वेरी गुड, सही उत्तर है, ताली बजाओ। आंखें और दूसरा 2, एक और है। हाँ नहीं, दूसरा कौन सा? ब्रेन, दिमाग। इसीलिए शरीर बड़ा, माथा बड़ा होता है बच्चों का, बाकी शरीर की तुलना में माथा थोड़ा बढ़ता है, शरीर और ज्यादा बढ़ता है, तो रेशियो उसका ज्यादा होता है। तो 2 चीजें हैं, बट ईश्वर बच्चों को बड़ा बना करके भेजता है, बाकी सब तो बढ़ते रहते हैं, और वो भी बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता। तो
वो सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार ईश्वर ने क्या दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर वैसे ही है जैसा जन्म के समय था। बड़ा जरूर हो गया है लेकिन सारे अंग प्रत्यंग वैसे हैं। तो वो सबसे बड़ा तोहफा या गिफ्ट क्या है, बताओ। ठीक है, ये भी सही है लेकिन ये एकदम उचित उत्तर नहीं आया है। सांसें, चलो ये भी उत्तर है लेकिन एकदम एक्यूरेट वाला नहीं है। हमारे शरीर के अंग पर मैं पूछ रहा हूं, उनको क्या ऐसा तोहफा दिया है अंगों को? बताओ हैं? ब्रेन। जितने उत्तर दे रहे हो सब सही हैं लेकिन सबसे समुचित उत्तर, बच्चे वहां बैठे हैं, अगर और कुर्सियां लग जाए अंदर आके बैठ, कुर्सियां तो लगवा दो। आप लोग थोड़ा अरेंज करिए बच्चों को। जो बच्चे पीछे हैं वो आगे आके बैठ जाएं, कुर्सियां को छोड़ लें। हाँ, और हार्ट। सभी उत्तर सही हैं लेकिन अभी समुचित उत्तर नहीं मिला कि ईश्वर ने हमें क्या तोहफा या उपहार दिया जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। लाइफ, लाइफ। क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है। कब उत्तर से समझ में आ रहा है कि सवाल समझ रहे हैं। ईश्वर ने क्या ऐसा आपको गुण धर्म दिया है जिसकी वजह से आपका शरीर सुरक्षित है, और वो गुण धर्म ही आपका ईश्वरीय तोहफा है या गिफ्ट है या उपहार है। चलिए अब सीधे सीधे आ जाता हूं उत्तर पर, क्योंकि समय की सीमा है और आते ही रहेंगे। तो आशुतोष जी जब बुलाएंगे तो आ जाया करेंगे। लखनऊ से 3 घंटे में यहाँ आराम से पहुंचा जा सकता है। तो अगर मैं कहूं कि वो ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा या गिफ्ट या उपहार है दर्द, पीड़ा, पेन, वेदना, तो कितने लोग सहमत हैं कि दर्द, पीड़ा, पेन या वेदना सबसे बड़ा ईश्वर का तोहफा है हमारे शरीर को? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाएं। ठीक है, अभी मेजॉरिटी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमारे बालों को पीड़ा या दर्द का तोहफा नहीं दिया है। तो हम उनको कितने तरह तरह से काटते हैं, फैशन के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे, अहंकार तुष्टि के नाम पे। इस मामले में बच्चियां और महिलाएं बेहतर हैं कि वो अपने बालों को ऐसे ही रखने की कोशिश करती हैं। पुरुष लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। कल्पना करिए, केवल कल्पना करिए कि ईश्वर ने हमारे शरीर को पीड़ा या दर्द या पेन का तोहफा नहीं दिया होता तो आज इस हॉल में कितने तरह तरह के शरीर मिल रहे होते। शोल्डर्स किसी तरह से बनवाया होता, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपने अपने चॉइस से, अपने अपने हमारे कोलीग थे IRS में ही, वो रोज खुद अपना सर शेव करते थे और दाढ़ी मूंछ वैसे ही रखते थे। हम लोग पूछते थे अपना सर क्यों शेव करते हो, तो वो कहते थे आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट, या मैं स्मार्ट ज़्यादा दिखना चाहता हूँ। तो लोग अपनी अपनी जो फैंसीज होती उसी तरह से अपने अपने शरीर बनवा करके घूम रहे होते, सड़कों पे भी, हॉल में, यहाँ पे भी। लेकिन ईश्वर ने पीड़ा या दर्द का तोहफा नहीं दिया है।
पीड़ा या दर्द का तोहफा शरीर को दिया है, इसलिए कहीं भी पीड़ा वाली स्थिति रहती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, या उस स्थिति से अपने को हटा लेते हैं, पीड़ा या दर्द को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं, आप लोगों के पास जाके दवा लाते हैं। लेकिन अगर वो पीड़ा या दर्द का तोहफा नहीं दिया होता तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शरीर को है किसी रूप में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह पीड़ा और दर्द केवल सुरक्षा ही नहीं देता है, एक और बड़ी भारी चीज है कि यह परिभाषा देता है, एक बहुत बड़ी और जिंदगी की सबसे बड़ी परिभाषा देता है, बहुत सिंपल सी। कभी आपने गौर किया इस बात पर? अगर हम ये निब है, इसको यहाँ चुभाते हैं दर्द होता है, यहाँ कुछ करते हैं दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है, यहाँ शरीर नहीं है। तो एक बड़ी छोटी सी परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। इस परिभाषा से सभी लोग सहमत हैं? जहाँ जहाँ दर्द है महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है, जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ दर्द महसूस होता है। इस परिभाषा से कितने लोग सहमत हैं? चलो अब तो काफी लगभग सभी। अब इस परिभाषा से थोड़ा और आगे बढ़े, तो अपने इस शरीर से, सीमित वाले शरीर से थोड़ा आगे बढ़े तो ये परिभाषा फिर थोड़ा विस्तार लेने लगती है। थोड़ा वॉल्यूम कम करें, आपको हो रहा है या थोड़ा इसको दूर कर दें, थोड़ा पीछे कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप ठीक है? नहीं ठीक है, थोड़ा दूर कर दिया आप? हाँ सही है, हाँ ठीक है। तो अब अगर इस शरीर से थोड़ी बाहर की यात्रा करते हैं तो यह परिभाषा रूप लेने लगता है, थोड़ा एक्सटेंड होने लगता है कि हमें जहाँ जहाँ का दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ हमारा शरीर है। नहीं ठीक है, रहने दो, कुछ नहीं। जहाँ जहाँ का हमें दर्द महसूस होता है, क्या किया? बढ़ाया घटाया? तब क्या किया है? अच्छा, लेकिन हो सकता है थोड़ा और ही को करने लगा। नहीं पहले जैसा कर दीजिए, पहले जैसा था वो बेहतर था। अभी इको बात हम बंद कर देंगे। हेलो हेलो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ का दर्द हमें महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। ये परिभाषा इस शरीर से बाहर जब यात्रा करती है तो अगर हमें परिवार का दर्द महसूस होता है तो परिवार हमारा शरीर बन जाता है, शरीर का विस्तार बन जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर आशुतोष जी आप सब लोगों का दर्द महसूस करते हैं, सभी बच्चों का, तो आप सब इनके शरीर का विस्तार बन जाते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी बन जाते हैं। अगर हम पूरे समाज का दर्द महसूस करते हैं तो पूरा समाज हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। अगर हम प्रकृति का, पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, चिड़ियों, नदियों, ऑक्सीजन, सबका दर्द महसूस करते हैं तो वह सब हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, पूरा वायुमंडल हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। और ये है, ऐसा नहीं है, शरीर का आधा हिस्सा सांस लेने का ईश्वर ने आधा फेफड़ा हमारे अंदर रखा है, और लेकिन आधा हमारे ही फेफड़े का आधा हिस्सा ये सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। हम जो ऑक्सीजन पाते हैं इसको वो बनाते हैं, और उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो हम बनाते हैं। तो उनका आधा फेफड़ा हमारे अंदर है, हमारा आधा फेफड़ा उनके अंदर है। वो हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है, इसको पहचानना। सब कुछ है लेकिन इसको केवल पहचानना है। तो अगर हम पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, प्रकृति का दर्द महसूस करते हैं, संवेदना महसूस करते हैं, तो वह हमारे शरीर का विस्तार हो जाते हैं। और
जब हम इस शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं, वो कहते हैं परिवार की वेदना या प्रकृति की वेदना, तो यह वेदना शब्द फिर संवेदना में बदल जाता है। संवेदना का क्या अर्थ है, कोई बच्चा बताएगा? बोलो बोलो, जो भी आए बोलो। हाँ, गलत सही की चिंता ना करो। संवेदना का क्या अर्थ है? सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, हैं? सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति हो तो संवेदना। और कोई बच्चा? महसूस करना। हाँ, महसूस करना कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा नहीं है। हैं? दया और करीब आ गया अर्थ के, तो ठीक है, लेकिन अभी एकदम अप्रोप्रिएट है। पीड़ा या दर्द। ध्यान देना किसी को। ध्यान लगाना तो नहीं। यस हाँ, पीड़ा या दर्द। वो तो वेदना हुआ ना, संवेदना। सर, दूसरे के प्रति वेदना का सहन हाँ, महसूस करना। ताली बजाओ, इन्होंने वेदना मतलब दर्द, और संवेदना जब हम सामने वाले की वेदना को अपनी वेदना के समान समझते हैं, दूसरे की पीड़ा को जब अपनी पीड़ा के समान समझते हैं, तो ये हुई संवेदना। वेदना तो अपनी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, लेकिन संवेदना जब दूसरे की पीड़ा को हम अपनी पीड़ा जैसा समझते हैं, तो यह होती है संवेदना। तो तब जब हम शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं, तो यह वेदना रूप ले लेता है संवेदना का। और जहाँ जहाँ का दर्द हम महसूस करते हैं, जहाँ जहाँ से हम संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, वहाँ वहाँ तक हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी वो हो जाती है। तो अगर आप समाज का दर्द महसूस करते हैं, समाज की एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। आप प्रकृति से, देश से अगर संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो पूरा देश, पूरी प्रकृति हमारे एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। और अगर देश से आप संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, वह एक्सटेंडेड बॉडी आपकी होती है, लेकिन तभी जब उसमें जो कुछ है सबसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। आपने उसके एक अंश, चाहे वो लोगों के एक अंश, प्रदेश, किसी भूभाग या किसी चीज से अगर उसको छोड़ देते हैं, तब पूरे देश से आपका संवेदनात्मक जुड़ाव नहीं हुआ। इस देश में जो कुछ है, अगर आप सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में देश आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है। यही भाव जब और आगे बढ़ता है, किसी ने ध्यान शब्द संवेदना के लिए कहा था, वो ध्यान संवेदना का अर्थ तो नहीं है, लेकिन ध्यान की आवश्यकता है। अगर हम पूरी धरती का ध्यान उस रूप में करते हैं, पूरी धरती से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, धरती में जो कुछ है सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ओजोन लेयर हो, या जो कुछ समुद्र हो, या जो लोग हैं, सबसे अगर संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, धरती को एक माँ समझ करके, इसलिए धरती माँ कहा गया, धरती माँ से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो फिर पूरी धरती हमारे शरीर का विस्तार लगने लगती है, एक्सटेंडेड बॉडी लगने लगती है, या यूं कहिए कि पूरी धरती एक बड़ा जीवंत शरीर महसूस होने लगता है, और हम उसको अपना जीवंत अंग महसूस करते हैं। और यही भाव अगर आपके ध्यान में, आपके विचार में और आगे बढ़ता है, एक ऐसा समय आ सकता है जब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा कायनात, पूरा काल और समय, वह सब एक विराट जीवंत शरीर महसूस हो, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी महसूस हो, संवेदनात्मक जुड़ाव अगर सबसे हमारा हो जाता है, और हम अपने को उसका एक जीवंत अंग महसूस करते हैं। अगर वह भाव आपके अंदर जाग जाता है, तो आप उस वैदिक मंत्र तक पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मांड हैं, हम ब्रह्म हैं। लेकिन यह व्यक्ति से ब्रह्मांड तक की यात्रा केवल और केवल संवेदना के द्वारा संभव है, जुड़ाव के द्वारा संभव है, अहंकार के द्वारा नहीं। ज़्यादातर लोग यह जो भाव है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं या हम ब्रह्मांड हैं, अपने अहंकार के द्वारा करने लगते हैं, जबकि केवल
आवाज अगर पीछे तक जा रही है तो चर्चा जारी रखी जाए। तो मैं वो कह रहा था कि तब आप उस भावना तक पहुंच जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं। लेकिन यह भावना केवल और केवल संवेदना और जुड़ाव से आ सकती है, अहंकार के द्वारा नहीं। बहुत सारे लोग अपने को ब्रह्म घोषित करते हैं, ब्रह्म ईश्वर तक घोषित करने लगते हैं अपने अहंकार के द्वारा। ये केवल जुड़ाव के द्वारा संभव है। और अगर आप पूरे ब्रह्मांड को एक विराट जीवंत शरीर मानते हैं और अपनी एक्सटेंडेड बॉडी मानते हैं, अपने को उसका एक जीवंत अंग मानते हैं, तो फिर ह्यूमन वैल्यूज या एथिक्स और वैल्यूज आपको सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, यह ऑटोमेटिक आएगा। आप पूछें कैसे? अगर आपका यह हाथ है और यह संवेदनात्मक रूप से इस शरीर से जुड़ा हुआ है, मतलब इस शरीर का सुख दुख, इस हाथ का सुख दुख है और इस हाथ का सुख दुख ये शरीर महसूस करता है। अगर ये संवेदनात्मक रिश्ता इस हाथ से इस शरीर का है, भैया अभी पानी वानी पिलाने का थोड़ा रहने दो, तो ये संवेदनात्मक रिश्ता है, तो फिर इस हाथ को कभी एथिक्स एंड वैल्यूज नहीं सिखाना पड़ेगा कि शरीर के साथ कैसा बर्ताव करो, और इस शरीर को कभी एथिक्स एंड वैल्यूज नहीं सिखाना पढ़ाना पड़ेगा कि इस हाथ के साथ कैसा व्यवहार करो। ये अपने आप एक दोनों के लिए काम करने लगेंगे। वैसे ही अगर हम पूरी धरती, पूरा समाज, पूरा देश से संवेदनात्मक रूप से जुड़े हैं, अपना उसको विस्तृत शरीर मानते हैं, तो हमें कोई एथिक्स एंड वैल्यूज पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप फ्लो करेगा। जिसके साथ जो उचित व्यवहार है वही करेंगे, अनुचित व्यवहार कभी करेंगे ही नहीं। हमारा सारा अनुचित व्यवहार वही होता है या ह्यूमन वैल्यूज का। ह्यूमन वैल्यूज में कभी कभी हम अन्य जीवों, पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये कभी कभी लोग सोचते हैं इसके दायरे में नहीं आता। मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, या तो ह्यूमन वैल्यूज में हम उसको भी शामिल करें, और या मैंने उसके लिए दूसरा टर्म बहुत पहले निकाला था, जीवोक्रेटिक वैल्यूज। ये सारे जीवों के साथ हमारा क्या व्यवहार हो, वो उसमें चर्चा बाद में करेंगे। तो एथिक्स वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे अगर हम सबसे जुड़ाव करेंगे। हम कोई भी अनैतिक काम, गलत काम तभी करते हैं जब धरती को या समाज को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जिससे हम संवेदनात्मक रूप से जुड़े हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, और दूसरा जुड़ाव जहाँ से नहीं महसूस करते। जहाँ नहीं महसूस करते वहाँ से हम एक्सप्लॉइट करते हैं, अनैतिक व्यवहार करते हैं, और जहाँ से व्यवहार, जहाँ से संवेदनात्मक रूप से जुड़े हैं, वहाँ कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तो ये धरती का जो समाज का जो बंटवारा है, ये खत्म होना चाहिए। सबसे हमारा संवेदनात्मक जुड़ाव है, प्रकृति एक है, प्रकृति में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसलिए वो जुड़ाव हमें महसूस करना है। उस पर बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं
ऐसा नहीं है। सब कुछ जैसे यही है कि अगर हम सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और एक मछली को खाती है या शेर अगर दूसरे जीव को खाता है और संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करेगा तो फिर वो कैसे उसको खाएगा या कैसे जिंदा रहेगा? इसका कोई उत्तर आप में से कोई देगा? अगर सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस होना है तो फिर जो ऐसे पशु हैं जिनका भोजन ही पशु है वो क्या करेंगे? जीव है। कुछ विचार इस पर आप लोगों के? वहां प्रकृति संतुलन करती है। शेर भी अगर हिरण को खाता है तो एक तो कभी अगर उसको भूख नहीं लगी है तो नहीं मारेगा। ऐसा नहीं कि 10 हिरण मार करके लाके फ्रिज में रख दिया और उसके बाद एक करके बाद में खाता रहा। जब भूख लगेगी तभी खाएगा। पहली बात, अपनी आवश्यकता के अनुसार खाएगा और यूं ही नहीं खाएगा, वह जोर से दहाड़ करके और दौड़ा करके खाता है। जो कमजोर है, जो बीमार है, जिसकी अब जिंदा ज्यादा लाइफ नहीं बची है, वही खाता है। और एक तीसरी बात है कि भले ही वह हिरण को खा रहा है लेकिन वह जंगल की रक्षा कर रहा है। जहां जहां शेर या टाइगर, चीते नहीं हैं, जिन जिन जंगलों में मार दिए गए या शिकार हो गए या हमने उनको कैद करके ला करके अपने जूस में रख लिया, चिड़ियाघरों में रख लिया, वहां वो जंगल खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ वनस्पतियां जो उग रहे हैं रीजनरेशन के लिए, हिरण इतना ज्यादा हो जा रहे हैं या दूसरे छोटे जानवर इतना ज्यादा हो जा रहे हैं कि वो सब पत्तियां खा रहे हैं या छोटे पौधे खा ले रहे हैं और वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो पूरा जंगल खत्म होने लगता है। तो उस तरह का अगर हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी है तो केवल आवश्यकता अनुसार, अपनी नीड के हिसाब से, न कि ग्रीड के हिसाब से। तो ये दूसरा सूत्र जो आता है मानव मूल्यों का कि हमें अपनी जिंदगी अपनी आवश्यकता के अनुसार चलानी है। हमें अपनी जिंदगी हमें अपने ग्रीड के हिसाब से या कोई आविष्कार हो गया है उसके हिसाब से। जैसे जंगल काटने के लिए मशीनें बनी और हमने फर्नीचर बनाने शुरू किया, तमाम लकड़ी का इस्तेमाल शुरू किया। अब वो मशीनों को चलना है इसलिए जंगल काट के आना है, और चूंकि मशीनें लगातार लकड़ी काट रही हैं तो फिर फैशन डिजाइनिंग आ गया कि हर साल अपने सोफे का डिजाइन बदलो, हर साल अपने बेड का डिजाइन बदलो। तो ये जो चीज़ है, जो हमारी नीड बेस्ड जो कुछ है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है ग्रीड के नाम पे, फैशन के नाम पे, जिसका भी धरती पर लोड पड़ रहा है, वह कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन वैल्यूज को और हमारे धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर सीरियसली सोचना होगा। तो जहां भी हम अभी तक तो ये बात थी कि हमें जीवों जंतुओं वनस्पतियों को इसीलिए बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है कि हम उसका उपभोग करें। लेकिन अब इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस जो आ रहा है उससे और क्लियर हो रहा है कि हमें अब सबको अपने एक्सटेंडेड बॉडी में शामिल करना है, संवेदनात्मक रूप से सबसे जुड़ाव महसूस करना है। जहां किसी के हल्के फुल्के सेक्रीफाइस के बिना काम ना चल सके, वहाँ केवल नीड बेस्ड होना है। ये उसमें ये और विचार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था ह्यूमन वैल्यूज के लिए, हमारी होलिस्टिक थिंकिंग का, कि हम पूरे ब्रह्मांड से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करना है। जुड़े तो हम हैं ही, केवल हमें उस ध्यान से जुड़ाव महसूस करना है। और इसका एक दूसरा आफ्टर इफेक्ट है जो कि आप लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से काम कर रहे हैं फार्मेसी के कोर्सेज में। एक और दूसरा एस्पेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य। आप लोगों को मानसिक स्वास्थ्य भी पढ़ाया जाता होगा। ज्यादा 90% से ज्यादा शारीरिक जो बीमारियां होती हैं वो मानसिक बीमारियों का असर होता है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस होती हैं।
और मानसिक बीमारियां कैसे पैदा होती हैं? अगर ये हाथ इस शरीर से जुड़ाव नहीं महसूस कर रहा है तो इसकी क्या बीमारी है? लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गई। तो अगर हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, पूरी धरती से जुड़े हुए हैं, पूरे प्रकृति से जुड़े हुए हैं और पूरे समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जुड़ाव नहीं महसूस करते, तो इसका मतलब कि हमें मेंटल पैरालिसिस है। ये फिजिकल पैरालिसिस का एग्जाम्पल था, लेकिन अगर हम सबसे जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं जबकि जुड़े हैं, तो ये मेंटल पैरालिसिस है। इस मेंटल पैरालिसिस की बीमारी का इलाज भी यही है कि हम सबसे जुड़ाव महसूस करें। फिर हमें मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स एंड वैल्यूज सब अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। इसका आप लोगों ने इंटर में साइंस पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोग, सभी ने पढ़ा होगा। वहाँ यंग मॉडुलस में या इलास्टिसिटी में स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? एक चीज ये भी जान लीजिए कि जितने विषय हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे लॉ हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सब एक ही नॉलेज के अलग अलग पहलू हैं। नॉलेज इज वन और सबका एक दूसरे में आवाजाही है। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स लाइफ में अप्लाई होते हैं, लाइफ का प्रिंसिपल्स फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? तनाव 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 के बारे में बताओ। बड़ा तनाव है, नॉलेज नहीं। हिंदी में तनाव, बिल्कुल। तनाव का क्या है? तनाव इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ। तनाव इज इक्वल टू हाँ, नहीं तो फार्मूला क्या है? फार्मूला जो फार्मूला होता था ना, तनाव इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। क्या है तनाव? इज इक्वल टू, इंग्लिश में हाँ, फोर्स अपॉन, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला डबल है। लंबाई चौड़ाई को मिला तो क्या बन जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई कितना हो, क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। क्या? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या तनाव इज, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर तुम्हारा, ये मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आईआईटी कानपुर में एक बार सुसाइड, बच्चों के सुसाइड करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी। तो हम लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया कि आइए लेक्चर दीजिए, बच्चों को स्ट्रेस फ्री करिए। तो हमने सीधा सीधा, क्योंकि सब आईआईटी का इंजीनियरिंग के बच्चे थे, तो यही फार्मूला हमने उनको बताया। पहले ये होलिस्टिक थिंकिंग करिए और फिर स्ट्रेस अपॉन, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कम करना है, तो क्या करेंगे? दो ही ऑप्शन है, या तो फोर्स कम करिए और या एरिया बढ़ाइए। तो फोर्स कैसे कम कर सकते हैं? आशुतोष जी ने आपको कोई बहुत ज्यादा काम दे दिया और आप परेशान हैं, तो फोर्स इनके द्वारा क्रिएटेड है, तो आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ये फोर्स कम करिए, और ये सज्जन है, मान जाएंगे, संवेदनशील है, तो आपका नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन अगर कोई बहुत सख्त, ऐसा मतलब जिसमें ये संवेदना कम हो, वो तैयार नहीं है आपके फोर्स को कम करने को, तो दूसरा रास्ता क्या है? अपना एरिया बढ़ा लीजिए। एरिया कैसे बढ़ाएंगे? संवेदना के द्वारा जहां जहां तक आपका स्टैंडर्ड बॉडी है, वहां वहां तक आपका एरिया है। तो अगर आपने एरिया बढ़ा लिया
तो आपका स्ट्रेस फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। एरिया बढ़ाना आपके कंट्रोल में है, फोर्स कहीं और से आ रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए एरिया बढ़ाते चले जाना आपको हमेशा नॉर्मलाइज रखेगा। अच्छा, कब कैसे कैसे, मतलब पढ़ाई के समय में जैसे IIT कानपुर में जो मेन प्रॉब्लम थी, क्यों स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, एक पेपर खराब हो गया, अब उसको लगा कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई, या एक सेमेस्टर खराब हो गया, उसे लगा कि सेमेस्टर पूरी जिंदगी खराब हो गई। हुआ क्या कि वह एक पेपर ही उसका एरिया हो गया, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा, या एक सेमेस्टर ही उसका एरिया हो गया, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता। अगर वो ये समझा दिया जाए, होलिस्टिक थिंकिंग करे कि वह एक सेमेस्टर का कोई मायने नहीं जिंदगी में, या एक पेपर का कोई मायने नहीं जिंदगी में, जिंदगी के हर क्षण इम्तहान होते रहते हैं, इवन एक साल भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। अगर ये बता दिया जाए, समझा दिया जाए, उसे आत्मसात करा दिया, और एरिया उसका बढ़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, फिर इस तरह के डैमेजिंग डिसीजंस नहीं लेगा, क्योंकि वो एक पेपर की चिंता में अपनी जिंदगी गंवा रहा है। उस फीलिंग को होलिस्टिक थिंकिंग हमेशा नॉर्मलाइज कर देती है। या दूसरे तरह का इस यंग में एज में यह हो सकता है कि कोई लड़का एक लड़की के, या एक लड़का एक लड़की के लिए इतना ज्यादा, फिर उसका एरिया वही हो गया और वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर वो फिर होलिस्टिक थिंकिंग करे कि नहीं, जिंदगी में सारे लोग हैं, और बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑप्शंस हो सकते हैं, जब भी आप होलिस्टिक थिंकिंग करेंगे तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप मुक्त हो जाएंगे और लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। तो एक तो ये एस्पेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर ये इस होलिस्टिक थिंकिंग को डेवलप करने के लिए टीचर्स की एक जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी है। हम कंसंट्रेशन पर बहुत ध्यान देते हैं, कहते हैं कि पढ़ते समय या जिंदगी में हमेशा आपकी नजर चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। कंसंट्रेशन को बहुत एम्फसाइज किया जाता है। क्या कंसंट्रेशन अच्छी चीज है? यस। कितने लोग कहते हैं यस? तो कितने लोग कहते हैं नो? अच्छा, वो जो मैंने एक सवाल पहले पूछा था कि कितने लोग कहते हैं कि पेन सब ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है, तो बहुत सारे लोग उसके लिए उस समय तैयार नहीं थे। अब इतना सारा डिस्कशन के बाद फिर अगर वही सवाल पूछे कि पेन या वेदना या संवेदना ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमें सबसे बड़ा तोहफा है, अब कितने लोग उससे एग्री करते हैं? तो अब करीब करीब सभी लोग एग्री करते हैं। चलो, बहुत खुशी की बात है। इस अपने परिवर्तन के लिए ताली बजाओ। अब चिड़िया की आंख और कंसंट्रेशन पे ये चर्चा भी बहुत जरूरी है। चिड़िया की आंख देखना किस संदर्भ में पढ़ाया या बताया जाता है कि चिड़िया की आंख देखो, कंसंट्रेट करो? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, महाभारत में। और कहाँ पर? जब धनुर्विद्या सिखा रहे थे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को या पांडवों को, कौरवों को, और कहते थे चिड़िया की आंख देखो। चिड़िया की आंख देखना जरूरी था जब धनुर्विद्या में अभ्यास करना था, लेकिन अगर जिंदगी भर चिड़िया की आंख देखते रहोगे तो महाभारत के अलावा कुछ होगा भी नहीं। अगर वाकई जिंदगी जीना है तो चिड़िया की आंख तो देखो ही, लेकिन जिस चिड़िया की वो आंख है वो चिड़िया भी देखो, जिस डाल पर वो चिड़िया बैठी है वो डाल भी देखो, जिस पेड़ की वो डाल है वो पेड़ भी देखो, और जिस धरती पर वो पेड़ होगा वो धरती भी देखो। यही होलिस्टिक थिंकिंग। संवेदनात्मक रूप से आपका जुड़ाव सबसे तभी होगा जब आप होलिस्टिक थिंकिंग करेंगे। तो फिर रास्ता क्या है? कंसंट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंसंट्रेशन होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के समय जिस विद्या के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है वहां तो कंसंट्रेशन करो,
लेकिन जीवन जीने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, वहां डी कंसंट्रेशन की जरूरत है। कंसंट्रेशन एक तलवार की धार की तरह है। तलवार की धार जहां उसकी जरूरत है वहां करो, लेकिन जिंदगी भर तलवार मत चलाते रहो। तो वो सीमा जानना चाहिए। इसीलिए मैं जब टीचर्स के बाद बीच जाता हूं तो ये कहता हूं कि कंसंट्रेशन सिखाइए, लेकिन कंसंट्रेशन की सीमाएं भी बताइए कि कहाँ कंसंट्रेशन करना है और कहाँ डी कंसंट्रेशन करना है या होलिस्टिक थिंकिंग कराना है। जहां आप होलिस्टिक थिंकिंग अगर नहीं समझा सकते तो फिर आपको कंसंट्रेशन सिखाने का हक ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी बॉन्ड नहीं कर सकते हैं उसके खतरों से तो फिर आप सिखा नहीं सकते। कोई बच्चे को यूं ही तलवार नहीं दे सकते। कंसंट्रेशन की तलवार आपने दे दी और डी कंसंट्रेशन का होलिस्टिक थिंकिंग का उससे बचाव का उपाय नहीं बताया तो आपको ये हक नहीं है। तो इसलिए कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन दोनों जरूरी हैं, दोनों के अलग अलग स्थान हैं। जैसे आग की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा गुण इसीलिए क्या है? रामकृष्ण परमहंस का एक किस्सा बताएंगे और उसके बाद संविधान पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर आज का ये विराम होगा सत्र का, फिर और आगे ही रहेगा। सबसे बड़ा गुण क्या है? एक रामकृष्ण परमहंस जी के हिसाब से सबसे बड़ा गुण और एक मैं जो कहता हूं हमेशा उसके हिसाब से सबसे बड़ा। दो सबसे बड़े गुण जिंदगी के क्या है जीवन जीने के। तीसरा तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, संवेदनात्मक जुड़ाव। पेशेंस भी अच्छा है, कभी कभी इम्पेशेंट होना भी जरूरी है। हाँ, संस्कार ठीक है। और बताइए, हैं? काइन होना, उपकार करना ठीक है। ये संवेदनात्मक वाले में आ गया, काइन होना, उपकार करना। लेकिन वहां भी एक सीमा आ जाती है। आप उपकार करिए, काइंड रहिए, लेकिन कोई आपको बेवकूफ ना समझे, मतलब कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। उन सब चीजों के लिए भी ये जो दो बातें अब बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। पहले रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण, उसके बाद दूसरी बात। जो दूसरी बात है वो संविधान से भी जुड़ी हुई है। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है कितने लोगों ने? कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु। बहुत बढ़िया। उनका एक किस्सा है कि एक शिष्य, उनका वैलोर मठ गंगा के किनारे, हुगली के किनारे, हुगली जो है गंगा का जो रूप कलकत्ता और हावड़ा के बीच में है वो हुगली कहलाती है। तो हुगली के इस पार था। कलकत्ता से उनका एक भक्त रोज आता था और एक दिन वो आ रहा था, किसी ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा। वो इतना उत्तेजित हो गया कि नाव डगमगाने लगी, जैसे मारपीट की नौबत आ गई। कुछ लोगों ने रोका। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और उसको समझाया कि इसमें उत्तेजित होने की क्या बात थी। लोग ईश्वर को ही बुरा भला कहते हैं और उसने तो केवल मुझे कहा था, कोई बात नहीं है, शांत रहना चाहिए, बात आई गई हो गई। एक और हुआ हादसा कि वो कहीं किसी सभा में बैठा हुआ था और वहां किसी ने रामकृष्ण परमहंस को बुरा भला कहा और वो शिष्य चुप रह गया। दूसरा शिष्य था, वो चुप रह गया। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारे गुरु की वहां पर कोई निंदा कर रहा था, तुम चुप रह गए। वहां तुम्हें सत्य को बोलना चाहिए था, तुम्हें इतना साहस या उत्तेजना होनी चाहिए कि तुम सच्चाई को हम बोल सको, चुप क्यों रह गए? तो कुछ और शिष्य जो हमेशा उनके साथ रहते थे, जिन्होंने दोनों से रामकृष्ण जी की बातचीत सुनी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे?
कि आप एक को कह रहे हैं कि तुम्हें शांत रहना चाहिए और दूसरे से कह रहे हैं कि तुम्हें उत्तेजित होना चाहिए। ये कैसे, ये विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? तो उन्होंने कहा इसमें कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। जो मैं जैसे कोई डॉक्टर है, तुम में से बहुत सारे लोग उसी प्रोफेशन में, उसे मिलते जुलते प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो एक डॉक्टर को और जिंदगी के जितने पैरामीटर्स हैं या शरीर के जितने पैरामीटर्स हैं सब एक रेंज में हैं। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, एक रेंज में वो नॉर्मल है, उसके ऊपर भी अबनॉर्मल है, नीचे भी अबनॉर्मल है। तो वो नॉर्मल वाला जो रेंज है उसी में लाना है। और जो शिष्य है उसको आप एक नहीं कि एक ही छड़ी से टीचर सबको पढ़ाए, जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप, छात्र के अनुरूप बताना है। अगर उसमें उत्तेजना ज्यादा है तो उसको नॉर्मलाइज करना है, और किसी में उत्तेजना बिल्कुल नहीं है तो उसको फिर वो सिखाना है। तो बैलेंस, संतुलन सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए सोक्रेटिस ने गोल्डन मीन कहा और बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा। जीवन में मध्यम मार्ग एक बहुत बड़ा गुण है। एक तो ये हुआ, और दूसरा जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, और जो आपको शिक्षा का क्या उद्देश्य है। दो अक्सर श्लोक सुनते होंगे कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना है। ये जीवन का भी उद्देश्य है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन अगर आप प्रकाश की तरफ पहुंच भी गए और आपकी आंखें बंद हैं तो वो यात्रा ही निरर्थक हो गई। अगर आपकी आंख पर पट्टी बंधी है तो गांधारी, हमारे माइथोलॉजी में गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टियां बांध ली थी। क्यों? है? क्योंकि उनके पति जन्मांध थे। तो पति अगर जन्मांध है तो पत्नी आंखों पर पट्टियां बांध दे तो पुत्रों का पालन पोषण कैसे होगा, राजधर्म कैसे चलेगा? तो क्या ये उचित था गांधारी पर? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपनी ड्यूटीज करनी है या अगर हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ यात्रा करनी है तो आंखें खुली होनी चाहिए, और आंखों पर किसी तरह की पट्टी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो दूसरा गुण है, जो मैं कह रहा था, जो संविधान से जुड़ा हुआ है, वह है कि आंखों पर कोई न पट्टी होनी चाहिए और आंखें खुली होनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई अगर ध्यान भी करा रहा है तो खुली आंखों से ध्यान होना चाहिए। बंद आंखों से हुए ध्यान में तमाम भुलावे लुटावे एक्सपर्टेशंस हुए हैं। आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए, चाहे ध्यान भी कर रहे हों, और अगर संभव हो तो सोते समय भी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए, तभी तमसो मां ज्योतिर्गमय की यात्रा होगी। और अब ये संविधान से कैसे जुड़ता है? संविधान क्या है? अगर हम आपसे पूछें संविधान क्या है, जिसकी चर्चा आशुतोष जी ने की शुरू में, बस 5-10 मिनट में संविधान से आपका परिचय करा करके फिर अपनी बात खत्म करेंगे। संविधान क्या है? संविधान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान के बारे में कुछ कहना चाहें, या संविधान सुनकर के आपके दिमाग में क्या चीज आती है? जो भी एकदम फ्री होके। हाँ, हमारे देश के जितने सारे कानून व्यवस्था सबको संविधान में व्यक्त करते हैं। ठीक, वेरी गुड। और आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से, अगर कुछ संविधान तो राज्य मिलकर बना हुआ है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस विधान। सम का मतलब समान होता है और विधान का मतलब नियम या कानून होते हैं। वेरी गुड। ये तो आपने उसकी शाब्दिक मीनिंग बताई, बहुत अच्छा।
लेकिन अपने देश के संविधान के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, जिस संविधान का जिक्र आशुतोष जी ने किया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? संविधान लागू हो। कौन सा संविधान? भारत का संविधान। भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान। अच्छा, मैं भारत का संविधान जैसे, दरअसल संविधान को कई तरह से परिभाषित किया गया, जनता की आवाज, एक ये है। दूसरा, जनता द्वारा व्यवस्था कैसे बनाई और कंट्रोल की जाती है, वह प्रक्रिया संविधान है। तीसरा, भारत के संदर्भ में 391 चुने हुए लोगों ने 3 साल के, लगभग 2 साल 11 महीने 17 दिन में एक पूरे देश को कैसे चलाया जाए और आज़ादी की, एक तरह से आज़ादी और देश की आत्मा तैयार की एक किताब जिसे भारत का संविधान कहा है। और जैसे संविधान देश की आत्मा है, आज़ादी की आत्मा है, जनता के सशक्तिकरण की आत्मा है, उसी तरह से संविधान में जो उसका भूमिका है, प्रियम्बल है या उद्देशिका है, प्रस्तावना है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, वह है भारत के संविधान की आत्मा। वह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप उसको जोर जोर से दोहराएं मेरे साथ, मेरे बाद, ताकि आपके मन में वो आत्मसात हो। और फिर उसके जो निहितार्थ हैं वो आपके सामने रखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता है। इसमें कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब दोहराना नहीं है, अब इसको समझना है। प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? प्रभुता या प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा देश जिस पर न किसी बाहरी व्यक्ति या समूह या देश का कोई नियंत्रण हो सकता है, न किसी आंतरिक प्रदेश या व्यक्ति या समूह का नियंत्रण हो सकता है, न पार्टी का नियंत्रण हो सकता है। वह देश प्रभुत्व संपन्न है। तो हमारा देश संविधान ने इसको प्रभुत्व संपन्न बनाया। अब इस पर किसी और का नियंत्रण नहीं है। किसका नियंत्रण है वो आगे आएगा। प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का क्या मतलब है?
मोटे तौर पे जनता का हो सकता है। लोक का क्या मतलब है? लोक कथा भी सुना होगा, लोकगीत भी सुना होगा। लोक का क्या मतलब? मोटे तौर पे सही है, लेकिन लोक बना है आलोक से। जो बात अभी हम पहले कह रहे थे, आंखें खुली रखना, लोक बना है आलोक से, रोशनी से। रोशनी हम कब महसूस करेंगे? जब आंखें खुली हो। तो लोक वह जनता है जिसकी आंखें खुली हो। उसी खुली आंखों वाली जनता ने ये गीत लिखे हैं जिन्हें हम लोकगीत कहते हैं। उसी खुली आंखों वाली जनता ने वो कथाएं तैयार की हैं जिसे हम लोक कथाएं कहते हैं। तो जो जनता खुली आंखों वाली है उसी को नागरिक भी कहा गया संविधान में, जो अभी केवल मूल कर्तव्यों की हम लोग चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो लोग खुली आंखों वाली जनता, मतलब संविधान ये उम्मीद करता है कि जनता की आंखें खुली हों, एक सब नागरिक बन जाए। जिनकी आंखें बंद है वो जनता नहीं हुई, वो भीड़ हो गई। वो नागरिक नहीं हुई, वो भीड़ हो गई। तो संविधान उम्मीद करता है कि हम भारत के लोग सबकी आंखें खुली रहेंगी। अब खुली आंखों वाली जनता से जो तंत्र उभरेगा, जनता से उभरेगा, जनता चुनेगी, अपने प्रतिनिधि चुनेगी, सेवक चुनेगी, लेकिन वह तंत्र जनता से उभरेगा, इसलिए लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्रात्मक हो गया। अब गणराज्य, यहां सीधे सीधे कह दिया गया कि राज्य गण का जनता का होगा। जनता का राज्य, जनता से उभरा हुआ तंत्र, और जिस पर किसी और का दबाव नहीं, सारी व्यवस्था, सारा नियंत्रण हम भारत के लोगों का हो। और अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियमित नियम बनाते हैं, और आत्मार्पित। आत्मार्पित का क्या अर्थ होगा? अपने आप को खुद बनाया और खुद को सौंप दिया। तो जब हम भारत के लोगों ने संविधान सभा में 26 नवंबर 49 को संविधान आत्मार्पित किया, यानी कि हमने बनाया और खुद को अर्पित कर दिया, तो संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने। कहां एक व्यक्ति कहां आ गया? हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया। ये प्रेम्बल है, और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की 20 डिसीजंस है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल ढांचा है, जिसको कोई पार्लियामेंट कभी चेंज भी नहीं कर सकती, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। यह संविधान की और देश की व्यवस्था की आत्मा है, देश की आत्मा। तो किसने बनाया? अब स्पष्ट हो गया, किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने। कहां बनाया? ये भी इसमें पढ़ा कि अपनी संविधान सभा में। संविधान सभा क्या थी? 391 चुने हुए पूरे देश के प्रतिनिधि थे, जो सब फ्रीडम स्ट्रगल के तपे तपाए तपस्वी थे। उन्होंने लगभग 3 साल की साधना से यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कल जिनका जन्मदिन था, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हम कैसे अपने इतिहास को भूल रहे हैं, ये आश्चर्य होता है। कोई कल्पना की बात नहीं है, रियलिटी है। जरा भी पढ़ो, गूगल का जमाना है, और वैसे भी कोई संविधान की किताब पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो। संविधान में 17 समितियां थी। उन 17 समितियों में अलग अलग समितियां थी, किसी के हेड कोई थे, किसी के हेड कोई थे। ओवरऑल पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। एक ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा कमेटी थी, जो डिस्कशंस होते थे उसके आधार पर ड्राफ्ट तैयार हुआ करता था। उसके चेयरपर्सन राजेंद्र अम्बेडकर साहब थे। तो यह था संविधान कैसे बना। अब जो ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशन की 2 बातें वो बस बताना है। संविधान में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स आप सब कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। फिर किसी और दिन या भावभंगा जो कई प्रोग्रामों में हुआ है वहाँ से आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज प्योर भारत के लिए ह्यूमन वैल्यूज का नरेशन है। उसको मैं संक्षेप में बस पढ़ता चलता हूँ और आपको अपने आप वो स्पष्ट होता चलेगा।
कि हर आदमी को उनको करना है। सबसे पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के संविधान का पालन करे और उसको आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। किसी ने कहा था कि संविधान भारत का कानून है, बिल्कुल सही है। संविधान कानून के अलावा बहुत कुछ है, लेकिन कानून तो है ही। और इस देश में वही कानून है जो या तो संविधान में लिखा हुआ है या संविधान जिसका अनुमोदन करता है, अप्रूव करता है। आईपीसी, सीआरपीसी वो संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसको अप्रूव करता है, इसके देश में चल रहा है। वही कानून चल रहे हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। और उस संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो देश का पहला कानून है। तो पहला कानून यह है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना जरूरी है, इसलिए संविधान जानना देश का पहला कानून है। आप में से अगले 1 साल में अगर एक बार फिर आऊं तो तब तक आप लोग कितने लोगों को संविधान बता चुके होंगे? खुद तो जान ही जाएंगे, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ। और कितने लोगों को बता चुके होंगे सोचिएगा। लेकिन गोरखपुर में एक लड़की ने ऐसे ही 5000 बच्चियाँ थी, ग्रेजुएशन और इंटर की, सब पूरे कॉलेज की, उसमें एक बच्ची का मुझे नहीं बोलता जिसने कहा था मैं अगले साल तक 1100 लोगों को संविधान बताऊंगी। मैंने कहा कैसे? कहा रोज 3 ही तो हुए। तो इसलिए वो जज्बा चाहिए देश को बचाने के लिए। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन की को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और हम लोग जो भी कर रहे हैं, विद्यार्थी अच्छा पढ़ रहे हैं, जिस सेवा में भी अच्छे टीचर हैं तो भी देश की सेवा करें। देश की सेवा फंडामेंटल ड्यूटीज में है। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। जितने ह्यूमन वैल्यूज के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं सब संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखे हुए हैं। तो आपको केवल पढ़ना है और समझना है, उसको आत्मसात करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति, भाईचारे की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र पर दया का भाव रखें। जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स एंड वैल्यूज सब लिखा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान क्या है? सत्य की खोज, और सत्य की खोज के लिए पहली शर्त है कि हमारे आंखें खुले हों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, एक्सीलेंस की ओर, हम व्यक्तिगत कार्यों में और समूहगत कार्यों में सभी में एक्सीलेंस के लिए काम करना है। ये हमारा संविधान हम पे ड्यूटी डालता है। बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंतिम कि माता पिता या जो गार्जियन है वो बच्चे की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान रखें। तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हर इंडिविजुअल के लिए। हर नागरिक को संविधान जानना है, और जो नहीं जानता है वो नागरिक ही नहीं हुआ। तो अगर नागरिक नहीं हुआ तो क्या हुआ? भीड़ तंत्र, भीड़ बनकर रह गया। तो हमें अपनी कोशिशों से इस भीड़ तंत्र को लोकतंत्र में बदलना है। और इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है, ये तो इंडिविजुअल्स के लिए है, एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वह जो सरकारें हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं कि वह कैसे काम करें। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं। सरकारें कितने तरह की हैं देश में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गांव पंचायतें और नगर निकाय तीसरी तरह की। अभी 91 से जब 73वां संविधान संशोधन हो गया उसके बाद तो तीनों तरह की सरकारों को किस तरह से काम करना है वह 15-16 आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। लेकिन उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक उद्देश्य है, वो भी वही मानव मूल्यों की स्थापना यही है, जिसका
एक आर्टिकल 38 जिसमें 2 भाग हैं और वही सूत्र हैं कि कैसे सरकारों को काम करना है। बस वही कह करके मैं अपनी बात आज का यहीं पे विराम दूंगा कि राज्य और तीनों तरह के सरकारें, और एक चीज और कि सरकार किसकी होती है। आज देश में किसकी सरकार है? आज देश में किसकी सरकार है? किसी पार्टी की सरकार नहीं होती, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती। पेपर में पढ़ के मैंने सुना दिया है, हम भारत के लोगों की सरकार होती है और हम चुनते हैं अपने नौकर या प्रतिनिधि। वो सब के सब हमारे नौकर हैं, उनको जो सैलरी मिलती है, जब हम टैक्स देते हैं, गरीब बच्चा पेंसिल भी खरीदता जो टैक्स देता है, उसी से हमारे नौकरों को, सेवकों को सैलरी मिलती है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। इसी तरह से प्रदेश में भी हम भारत के लोगों की सरकार है, लेकिन वहां पर हम सब एक साथ जाकर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं गांव सभाओं में, जहां सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 1000-2000 लोग। वहां पे यह व्यवस्था है कि गांव के लोग इकट्ठे होकर के सारे फैसले करेंगे। किस विधवा को पेंशन मिलना है, किस गरीब को पेंशन मिलनी है, सारे फैसले गांव के लोगों करने हैं। प्रधान केवल इम्प्लीमेंटर है, डिसीजन मेकर हम भारत के लोग हैं, क्योंकि सारी सरकारें हम भारत के लोगों की सरकार है। इसको मन से एकदम स्पष्ट कर लीजिए, आप मालिक हैं देश के और कोई नहीं है। संप्रभुता संपन्न है ये देश और आप अपनी शक्ति को पहचानिए। इसीलिए आपने कहा था कि आप सब हनुमान हैं, संविधान आप केवल जागवंत है, ये आपको बताता है कि आप मालिक हैं। तो 2 चीजें बस ये ध्यान में रखिए कि राज्य जनता की ने जिसको चुना है, वह जो व्यवस्था बन गई है उसको राज्य नाम दे दिया गया है। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। पहला सूत्र है लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ये सरकारों का पहला दायित्व है, जो भी हम जिनको प्रतिनिधि चुनते हैं, सेवक चुनते हैं। और इसी का दूसरा भाग, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, जिससे न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच की प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने की कोशिश करेगा। ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। कुछ एरिया बहुत अमीर हो जाए, कुछ बहुत खराब हो जाए, कुछ व्यवसाय के लोग बहुत आगे बढ़ जाएं, कुछ की हालत खराब हो जाए, ये सब असमानताओं को खत्म करने की कोशिश करनी है। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आज जो मुझे कहना था, चूँकि प्रश्न उत्तर भी होते रहे तो अब तक चलता रहा, और अब मुझे वहाँ भी जाना है, वहाँ 1 बजे से लोग इंतजार कर रहे होंगे और यहाँ से 40 किलोमीटर जा करके अभी कुछ बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत जागरूक हैं, मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जो सपने हैं पूरे हों और आप अपने को इस देश का मालिक वाकई सिद्ध कर सकते हैं।